विकास समीकरण का हमने मानक रूप पढ़ा था। मानक रूप होता है आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है। को सोल्व करने के दो तरीके बताए मैंने। एक तो बीच वाले टर्म को आप दो भागों में तोड़ लो, बाद में बराबर दोनों साइड वालों के गुणा के बराबर आ जाए, एक्स का मान बता दो। और दूसरा मैंने श्रीधराचार्य सूत्र से बताया, जो माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर माइनस 4 से सोल्व कर आप मान बता सकते। अगर अधिकतम घात 2 है तो इसके कितने मान संभव हैं? 2 मान संभव। फिर हमने ये कहा कि जो मान है, जो इसका जो मान निकलेगा लास्ट में, 2 मान हैं, उन्हीं को ही मूल बोल देता है। उन्हीं को क्या बोल देता है? उन्हीं को क्या बोल देता है? हल। या फिर उन्हीं को क्या बोल देता है? पूर्णांक बोल देता है। सारे एक ही चीज मान है। तो इसलिए उन जो का समीकरण में हमें ये तो पता है कि मान 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2। तो 2 मूल होंगे। इसलिए सवाल बन जाता है मूलों के योगफल पर। मूलों के योगफल। मूलों के योगफल का पहले अपन ने फॉर्मूला लिख चुके हैं लास्ट क्लास में। मूलों का योग, अगर एक मूल को अल्फा बोलें और एक को बीटा बोलें, का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिख लिया -b/a। ये कहाँ से आता है? ये मैंने निकाल के आपको बता दिया था। और एक सवाल बनता है हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल डायरेक्ट आप बता सकते हो, अल्फा गुणा बीटा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, समीकरण में ही कंपेयर करो और क्या हो जाएगा? c/a। आपके मूलों का गुणनफल। क्लियर? अब आगे का जो पॉइंट चलता है वो हमारा मूलों की प्रवृत्ति का क्या चलता है? मूलों की प्रवृत्ति। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ आपको, हेडिंग डालनी है आपको, मूलों की प्रवृत्ति। मूलों की प्रवृत्ति। मूलों की प्रवृत्ति मतलब मूल हमारे किससे आ रहे थे? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर -4ac और अपॉन 2। इस चीज से हमारे मूल आ रहे थे। एक बार बीच में हम प्लस ले रहे थे और एक बार बीच में माइनस। तो मूलों की जो प्रवृत्ति डिपेंड करेगी वो इस अंडर रूट पर डिपेंड करेगी। रूट के अंदर वाली जो संख्या है, ये प्लस में, भाई इस अंडर रूट का मान भी तो निकलना चाहिए। तो अगर इस अंडर रूट का हमारे पास मान निकल रहा है तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर तो एक मान प्लस में आएगा और एक मान माइनस में, का मतलब दोनों मूल जो होंगे वो समान होंगे या असमान? असमान होंगे। एक मान प्लस में और एक मान माइनस में, अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो। अगर ये वाला मान माइनस में आ जाता है, अगर ये वाला मान किस में आ जाता है? माइनस में, तो मैंने नंबर सिस्टम में शुरू में ही पढ़ाया था कि सम्मिश्र संख्या और उसके दो भाग किए थे, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और जो रिजल्ट बदल दे वो वास्तविक, और अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो काल्पनिक। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो, इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि अंडर रूट में माइनस आ गया। माइनस आ गया तो मूल वास्तविक बनेंगे या काल्पनिक? काल्पनिक। लेकिन बनेंगे तो दो, एक प्लस में और एक माइनस में। क्लियर है? और तीसरी चीज, अगर इसका मान ही जीरो आ जाए, इस ये मान ही हट जाए, यहाँ से कोई मान ना आए, यहाँ पर मान जीरो आ जाए, तो ये वाला पूरा मान ही हट जाएगा। बोलो हट जाएगा क्या? अगर इस पूरे का मान क्या हो जाए? जीरो। जीरो का अंडर रूट क्या होता है? जीरो। जब ये जीरो ही हो गया तो प्लस माइनस किसके लगाओगे? ये भी हटा दो। ये भी हटा दिए तो बताओ मूल मिलेंगे, लेकिन इस बार अलग अलग मिलेंगे या समान मिलेंगे? दोनों समान हो गए। क्यों? क्योंकि ना तो प्लस लगा पाएंगे ना माइनस, सेम एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास मूलों की प्रवृत्ति तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तीन केस बनते हैं इसमें। कैसे? अंडर रूट वाले मान के अंदर वाले मान पर डिपेंड करता है मूलों की प्रवृत्ति। इसका मतलब बी स्क्वायर और 4ac पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बी स्क्वायर और, हमें ये पता है कि बी स्क्वायर में से 4ac घटना है। तो अगर मैं बी स्क्वायर को बड़ा कर दूं 4ac से, बी स्क्वायर को किससे बड़ा कर दूं? 4ac से, तो अगर ये बड़ा हो गया तो आराम से घट जाएगा और प्लस में कोई ना कोई मान आ जाएगा और उसका अंडर रूट निकल सकता है। क्लियर? अगर ऐसी किसी सवाल में अगर कंडीशन बनी तो दोनों जो मान होंगे, मानों को हम क्या बोल देते हैं? मूल। मूल होंगे वो असमान होंगे। क्या होंगे? क्यों? क्योंकि एक तो मान प्लस में और एक माइनस में, असमान हो गए दोनों। और दोनों मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे?
वास्तविक, ये याद रखना जरूरी है। दोबारा सुन लेना, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में ये हम आगे से इस अभी तो मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आगे से हम समीकरण को देख के ही बता देंगे कैसे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, अभी कल परसों अपन ने एक समीकरण ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। आपसे पूछ ले इस समीकरण के जो मूल निकलेंगे उसकी प्रवृत्ति बताओ, प्रकृति बताओ कैसी है। अगर प्रवृत्ति हम बताएंगे तो बताओ ये वाला मान b का है, किसका है, तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, और 4a का मान कितना 1, और c का मान कितना 2। बताओ 4 दूनी, तो बताओ बी स्क्वायर बड़ा है या नहीं है 4ac से, बी स्क्वायर किससे बड़ा है। तो इस समीकरण को देख के ही बता दूंगा कि इस समीकरण के मूल एक तो क्या होंगे असम, और क्या होंगे वास्तविक निकले थे या नहीं निकले थे। यहां से मान अपने 2 और 1 निकले थे, मान 2 और 1। अब यहां से दूसरा समीकरण ये बनता है कि अगर बी स्क्वायर छोटा हो जाए 4ac से, अगर बी स्क्वायर छोटा हो जाए किससे 4ac से, तो बी स्क्वायर अगर 4ac से छोटा है तो ये मान छोटा और माइनस वाला मान बड़ा, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा माइनस। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये काल्पनिक संख्या बन गई, कैसी बन गई, तो दोनों, लेकिन बनेगी तो प्लस में भी और माइनस में भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे असमान, समान होंगे या असमान, असमान, लेकिन वास्तविक नहीं बनेंगे इस बार, कैसे बनेंगे काल्पनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। और तीसरा, अगर बी स्क्वायर का मान ही बराबर हो जाए 4ac के, अगर बी स्क्वायर का मान ही बराबर हो जाए किसके 4ac के, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण बना दी मैंने एक, तो आप इसको b बोलोगे, इसको क्या बोलेगे, तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और 4ac सोल्व करोगे तो 4 गुणा a का मान कितना 1, और c का मान 4, तो बताओ 4 चौक 16 बराबर 16, 16 बराबर 16। तो ये तीसरे प्रकार का केस बन गया हमारे पास, अर्थात इस समीकरण में मैं क्या बताऊंगा कि सर बी स्क्वायर और 4ac बराबर हो गए, जब ये दोनों बराबर हो गए तो कट के जीरो आ जाएगा, एक मान प्लस का और एक मान माइनस का, जीरो आ जाएगा। तो अंडर रूट जीरो का क्या मतलब, फिर ये ना तो प्लस है ना माइनस, इसका मतलब इस बार दोनों मूल समान हो जाएंगे, दोनों मूल, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग इसीलिए तो नहीं निकले कि एक निकल गया वही दूसरे का मान है, तो इसलिए दोनों मूल क्या होंगे समान, दोनों मूल समान। लेकिन समान होंगे, काल्पनिक जैसी कोई चीज आ रही है क्या, नहीं, अंडर रूट में कहीं माइनस, अंडर रूट ही हट गया है यहाँ से, तो इसका मतलब समान होंगे, और कैसे होंगे वास्तविक। लेकिन एक गजब चीज हो रही है इस तीसरी कंडीशन में, क्या, वो याद रखने वाली है कि यदि किसी समीकरण के दोनों मूल समान हैं और वास्तविक हैं तो वो सदैव समीकरण पूर्ण वर्ग होगी, वो समीकरण सदैव क्या होगी, जैसे ये वाला जो वर्ग है ना, ये x-2 का होल ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2a, समझ गए। तो ये हमेशा, तो जब कभी भी किसी समीकरण के मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे तब समीकरण सदैव, इक्वेशन ऑलवेज, समीकरण सदैव क्या होगी, सदैव पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होगी, तब उसका वर्ग निकलेगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, बात का ध्यान। समीकरण सदैव पूर्ण वर्ग होगी।
यहाँ ये हमारे पास द्विघात समीकरण का मान निकालने आचार्य ने एक सूत्र दिया था और इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण की, लेकिन जो मान निकलेंगे वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, ये चीजें ये अंदर वाली चीज डिसाइड करती है। अंदर वाली कौन कौन, बी स्क्वायर और 4ac, बी स्क्वायर और 4ac ये डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बी स्क्वायर बड़ा है किससे, 4ac से, स्क्वायर बड़ा है किससे, 4ac, तो इन्हें घटाने पर हमें पता लग जाएगा कि प्लस में मान आएगा, और प्लस में मान का अंडर रूट चाहे 2 आए, 5 आए, 10 आए, कोई भी मान है उसका अंडर रूट निकलेगा। अगर अंडर रूट निकलेगा हमारे पास तो एक मान प्लस में आ जाएगा और एक मान माइनस में, तो मूल समान तो नहीं होंगे, क्या होंगे, असमान। और होंगे कैसे, वास्तविक, कोई ना कोई मान जरूर निकलेगा। लेकिन अगर ये वाला मान बड़ा हो गया और ये वाला मान क्या है, छोटा, तो माइनस में मान आ जाएगा, और माइनस में अंडर रूट जब भी आता है वो काल्पनिक बन जाता है। कैसा बन जाता है? लेकिन अभी भी बाहर एक के प्लस है और एक के, इसका मतलब दोनों एक, दोनों मूल क्या होंगे, असमान, लेकिन होंगे कैसे, लेकिन तीसरी कंडीशन पर अगर इन दोनों का मान ही बराबर हो जाए, भाई कंडीशन तीन ही हो सकती हैं, या तो ये बड़ा ये छोटा या फिर बराबर हो जाए, क्लियर। तो एक प्रकार से ये दोनों बराबर हो गए तो पूरा कट जाएगा, तो जीरो आ गया, तो ये पूरा मान ही हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो फिर प्लस माइनस का क्या लेना देना। तो बताओ माइनस बी बटे टू यही आ गया। तो मान तो दो होंगे, मान तो द्विघात समीकरण है, तो मान कितने होंगे, तो एक मान अपना प्लस में, जो भी मान आएगा, जो भी मान होंगे वो दोनों क्या होंगे, समान, और समान के साथ साथ कैसे होंगे, क्योंकि माइनस वाली कोई, मैं कुछ समीकरण लिख रहा हूँ आपको चेक करके बता, कौन सा मान तो उनमें बताना है कि मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी उनके, कोई भी समीकरण लिख दूं तो चेक करके बता दोगे। किससे चेक करोगे, बी स्क्वायर और 4ac से, कि मूलों की प्रकृति के बारे में बता। देखो निम्न समीकरणों में, निम्न समीकरणों में, निम्न समीकरणों में मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें, निम्न समीकरणों में मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें, मूलों की प्रवृत्ति, इन सबके मूलों की प्रवृत्ति आपको बतानी है। में आपको बी स्क्वायर और 4ac चेक करना है, और 4ac भी, इससे कंपेयर करेंगे हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, देख लिया करो, बी कहाँ लिखा हुआ होगा, सी कहाँ होगा, कहाँ होगा, ठीक है, समीकरण के।
ओनली बी स्क्वायर और 4ac चेक करो, अंडर रूट भी क्यों लगा रहे हो? क्या बी स्क्वायर और 4ac, जैसे एक में चेक करके बता देता हूँ, आगे वाले आप करना। देखो इनको सामने ध्यान दो, अक्स के पास लिखा हुआ मान बी का होगा, तो बताओ अक्स के पास बी कितना हो गया? -6। इनके साथ होगा तो -6। तो मुझे बी स्क्वायर और 4ac चेक करने हैं यार, कौन सा बड़ा है इससे मेरा तय होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac के क्या लगा हुआ था? अंडर रूट लगा हुआ था। तो अगर ये वाला बड़ा हो गया तो 4ac छोटा है, तब तो अंडर रूट में कोई ना कोई मान आ जाएगा, तो प्लस में आएगा। इसका मतलब दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, असमान होंगे। सही है। तो और अगर छोटा आ गया ये वाला और ये बड़ा आ गया तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, और माइनस आने से मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। लेकिन दो अलग अलग हैं तो समान या असमान? असमान। और अगर इन दोनों का मान बराबर आ गया तो अंडर रूट वाला ही हट जाएगा पूरा मान, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा? 0। तो मूल समान हो जाएंगे और कैसे होंगे? वास्तविक। और उस कंडीशन में समीकरण सदैव क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर। चलो, -6 का स्क्वायर प्लस का 36, माइनस माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर। 4, ए का मान कितना है? 1, कुछ नहीं है तो 1, और ये कितना है? 9। तो बताओ 9 चौक, ये तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इसका मतलब अंडर रूट वाले मान को 0 कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा। हट जाएगा तो मुझे पता है कि दोनों मूल समान हो जाएंगे। दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? समान। लेकिन माइनस कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब कैसे होंगे? और समीकरण पूर्ण वर्ग भी होगी। समीकरण क्या होगी? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का कैसे पता चलता है? देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर उधर लिखे हुए होंगे, तो ए स्क्वायर कितना? एक्स, ए का मान, और बी का मान कितना? 3 का स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। खोल के देख लेना, ये लो। इस क्लियर है क्या? एक तरफ भाई पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रही होगी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रही होगी। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर, तो बी का भी पता लग गया और ए का भी। क्लियर? अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो यहाँ बीच में क्या आ जाता? प्लस। तो मैंने तुरंत बी स्क्वायर और 4ac को चेक करके बता दिया। अगर बराबर हैं तो मूल दोनों क्या होंगे? समान। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और पूर्ण वर्ग होंगे। ऐसे ही सबको चेक करके
देखो अपन चेक कर लेते, देखो पहले वाले को मिटा रहा हूँ मैं एक बार। आपको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना, बी स्क्वायर और 4ac को चेक करना है। यहाँ ये लिख के रखा करो, एक तरफ बी स्क्वायर और एक तरफ लिख के रखा करो 4ac। इसमें बी का मान कितना, -5। बी का मान -5 है तो बी का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4, ए का मान कितना, कुछ नहीं है तो 1 है, और सी का मान 10। बताओ ये 25 हुआ और ये कितना हुआ, 40। तो बी स्क्वायर 4ac से छोटा रह गया, बी स्क्वायर 4ac से छोटा। अगर 4ac से छोटा है तो हमारे पास माइनस करके अंडर रूट लगाते हैं तो मान माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर मान किस में आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो वो चीज़ काल्पनिक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, काल्पनिक। लेकिन होंगी तो दो, क्यों, क्योंकि अगर अंडर रूट में माइनस आ रहा है तो बाहर एक के प्लस है और एक के माइनस, तो दो मान होंगे, तो काल्पनिक भी होंगे लेकिन समान नहीं होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। क्लियर, काल्पनिक और असमान। अब इस सवाल में चेक करूं अगर मैं, तो मुझे चेक करना है बी स्क्वायर और 4ac। बताओ बी का मान -5, -5 का स्क्वायर प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। 4, ए का मान कुछ नहीं है तो 1, सी का मान 2, 4 दूनी, इसका मतलब बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से, बी स्क्वायर बड़ा है तो प्लस में मान आएगा, अंडर रूट के अंदर मान किस में आएगा, बी स्क्वायर में से 4ac घटाएंगे आराम से घट जाएगा, प्लस में मान आ जाएगा। प्लस में मान आएगा तो एक तो प्लस लगा हुआ है बाहर, एक माइनस, तो दोनों मूल समान होंगे या असमान। और साथ में इस बार वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि अंडर रूट में माइनस आता है तभी काल्पनिक होता है, माइनस तब आएगा जब 4ac बड़ा हो जाए तभी माइनस आएगा। ठीक है, अगले में यहाँ 24 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 576, 576। 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान 63, 63 का 4 गुना बहुत छोटा रह जाएगा, ये बी स्क्वायर बड़ा हो गया 4ac से। सही है, बी स्क्वायर बड़ा है किससे, 4ac से। अगर बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से तो क्या कर देंगे, दोनों मूल, अभी वाला सवाल आ जाएगा, दोनों मूल कैसे, ये वाले, बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से तो दोनों मूल असमान। और वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक, रियल होंगे, रियल होंगे अर्थात जो रिजल्ट बदल दें, वास्तव में कहीं इफेक्ट डालें। ठीक, यहाँ बी का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और 4, ए का मान 1, सी का मान 18, 18 चौक 72। बताओ 4ac बड़ा हो गया, 4ac बड़ा हो गया तो अंडर रूट में मान प्लस में या माइनस में, अंडर रूट में माइनस में आता है तो काल्पनिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, लेकिन होंगे तो दो, क्योंकि अंडर रूट के बाहर एक प्लस है और एक माइनस, तो क्या होंगे, मान होंगे। आगे पी का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस का प्लस हो गया, फिर 4, ए का मान कितना 1, सी का मान 3, 4 3 12, बी स्क्वायर बड़ा हो गया 4ac से, तो हमारे पास दोनों मूल कैसे हुए, असमान, और कैसे हुए, वास्तविक, क्योंकि अंडर रूट का पूरा पूरा मान निकल जाएगा कुछ ना कुछ, चाहे पॉइंट में ही निकले। ठीक है, माइनस में आते ही काल्पनिक होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ इसकी बात करते हैं एक बार, पी का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर 64, 4, ए का मान कितना 1, सी का मान 15, 15 चौके 60 आ गया। तो ये तो ऊपर वाली बात हो गई एकदम, दोनों मूल क्या होंगे, असमान, और कैसे होंगे, वास्तविक। एक क्वेश्चन और दे देते, चेक करके। क्या हुआ था, बार तो अलग हो गया ना। इसके मूलों की प्रवृत्ति बतानी है कि मूल कैसे होंगे, मूलों का मतलब मान कैसा होगा, मान कितने होंगे, दो, दोनों समान होंगे, असमान होंगे, वास्तव में होंगे या काल्पनिक होंगे, ये बताना रहता है। लास्ट में जो मान आता है वो।
आपका एक्स और बराबर क्या था हमें चेक करना रहता है बी स्क्वायर और 4ac, क्योंकि यही बताता है कि अंडर रूट के अंदर वाला मान है प्लस में आएगा माइनस में आएगा या नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि अगर ये वाला मान बड़ा है तब तो प्लस में आ जाएगा, माइनस का छोटा घट जाएगा और प्लस में कुछ भी कोई भी मान आए वाट एवर वो आ जाएगा। ये बड़ा मान है तो बी स्क्वायर बड़ा है, तो अगर बी स्क्वायर छोटा है और ये बड़ा है तो मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। और अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो जीरो आएगा और ये अंडर रूट भी आएगा या नहीं आएगा। तो ये अंदर वाले मानों पर डिपेंड करता है कि अंडर रूट का मान प्लस में आएगा, माइनस में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, बराबर हो गए तो अंडर रूट ही नहीं आएगा, जीरो आएगा। क्लियर? अगर ये वाला मान बड़ा है तो प्लस में मान आ गया, मूल वास्तविक होंगे और ऐसा मान। और अगर ये वाला छोटा है मान यहाँ पर तो मूल दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। तो इस सवाल में बी का स्क्वायर करें तो द्विघात समीकरण में एक्स के पास किसका मान होता है? बी का। तो 6 का स्क्वायर कितना? फिर 4ac, 4a का मान यहाँ पर क्या है? 1, तो गुणा 1, c का मान अकेला मान कितना? 9। बताओ 9 चौक 36, ये तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर बराबर हो गया किसके? अगर बी स्क्वायर और 4ac बराबर हो गए तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? बराबर का मान प्लस में और बराबर का माइनस में, तो दोनों कट के जीरो जीरो आ जाएगा। तो अंडर रूट लेने की भी जरूरत नहीं है। जब अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है तो प्लस माइनस किसके लगाओगे? ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों मान असमान की तो बात ही खत्म हो गई। अब दोनों मान क्या हो गए? समान। और दोनों जो मूल होंगे वो समान हो गए, समान हो गए। और कहीं भी माइनस में अंडर रूट वाली बात नहीं है, तो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? और जब जब भी मूल समान होते हैं तब समीकरण पूर्ण वर्ग होती है। समीकरण क्या होती है? पूर्ण वर्ग होगी। अब कैसे पता लगे समीकरण पूर्ण वर्ग होगी? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पता लग जाएगा। ये ए स्क्वायर तो ए का मान क्या हो गया? एक्स। ये बी स्क्वायर तो बी का मान क्या हो गया? 3। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाता, प्लस है तो प्लस, तो ए प्लस बी का होल। खोल के देख लो ये कैसे? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab करके देख लो 6। क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी किसी समीकरण के मूल समान होते हैं, अर्थात लास्ट में जो मान आता है वो समान होता है। क्लियर? तो उस कंडीशन में हमेशा समीकरण के इस प्रकार से बन जाएगी जिसके बाहर वर्ग लग, इस प्रकार की समीकरण बन जाएगी जिसके बाहर क्या लग सके? वर्ग लग सके। जैसे मैंने ये कहा एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0, तो आप क्या कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 64 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 64। बताओ किस चीज का वर्ग 64 होता है? 8 का। तो बताओ प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8। तो अब ये एक वर्ग समीकरण है। कैसी समीकरण है? वर्ग समीकरण, जिसमें बराबर मूल आ रहे हैं, मूल समान आ रहे हैं। मूल क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। अगर मूल समान आ रहे हैं तो वो समीकरण सदैव कैसी होती है? पूर्ण वर्ग। आप तो इतना याद रखना, जब कभी भी किसी समीकरण के मूल अगर लास्ट में जो मान आते हैं वो समान आ गए, इसका मतलब वो कैसी होगी? पूर्ण वर्ग। उसका स्क्वायर निकल सकता, पूर्ण वर्ग समीकरण होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते। कर लिया था क्या सबने ये? ठीक है, समझ लेना। अब हमने क्या क्या पढ़ा है वो द्विघात समीकरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मानक रूप होगा। आप बताओ भाई क्या होगा? 7 डेज में ही मैंने चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब कर लिया। मानक रूप क्या होता है? 7 डेज से पहले की बात नहीं पूछी, पहले की पूछी है क्या? मैंने पूछा द्विघात समीकरण का मानक रूप बताओ। तो ठीक है, एक्सक्यूज आपका। ठीक, और किसी से पूछ लेता हूँ। आप बताओ भाई, द्विघात समीकरण का मानक रूप बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। आपसे नहीं बताओगे तो नहीं बताएंगे। आता नहीं है, नहीं बताओगे? हाँ भाई, लास्ट आप बताओ बॉयज में, द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं पता? इससे पूछे द्विघात समीकरण का। मैं जिस जिससे पूछ रहा हूँ उसको नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है किससे पूछना है, तो मुझे पता है। हाँ भाई आप बताओ। ए एक्स स्क्वायर ये मानक रूप होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अर्थात अभी तक हमने इसमें मान भी नहीं डाले, उससे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया कि ऐसी ऐसी होगी। क्लियर है? इस प्रकार की जो समीकरण दिखने वाली होगी जिसमें ए बी सी का मान मैं कुछ भी रख दूं संख्याओं से, तो इसका मतलब वो एक क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
फिर मैंने कहा कि अगर इसके अधिकतम घात 2 हैं तो इसके मान भी 2 होंगे। जितने घात होती हैं उतने ही इसके क्या होते हैं, मान। फिर गणितीय भाषा में अगर मैं गया तो मानों को ही मैंने क्या बोल दिया, मूल बोल दिया। तो मैं ये कह दूं इसके 2 मान होंगे, तो उसको ये कह दिया 2 मूल होंगे। 2 क्या होंगे, मूल। फिर मैंने दोनों मूल इसको सोल्व करने का तरीका बताया। तो सोल्व करने का एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से बता दिया और एक नॉर्मल बीच वाले को तोड़कर बता दिया। 2 तरीकों से निकाल के सोल्व करके लास्ट में मान निकाल सकते हो, जिन्हें मूल बोला। और वो मूल कितने होंगे, 1 या 2, 2 होंगे। फिर मैंने कहा कि एक को अल्फा बोल दिया जाए और एक को बीटा बोल दिया जाए, तो बताओ जोड़ने पर क्या आएगा। तो आप हर समीकरण में सोल्व करके फिर जोड़ के बताने लग गए। सोल्व करोगे फिर जोड़ोगे, फिर सोल्व करोगे फिर जोड़ोगे। मैंने कहा सीधा इस मानक रूप में जाओ और -b/a कर दो। -b/, क्या कर दो, सीधा उत्तर मिल जाएगा। क्लियर। फिर मैंने कहा कि अब जो दोनों मान आए हैं लास्ट में उत्तर निकल के, उनका गुणा करके देखो। तो आपने सोल्व किया फिर गुणा किया, सोल्व किया फिर मार रहे हैं फिर गुणा किया। मैंने कहा सीधा ही क्या कर दो, कहां से लाएं सी और ए, मानक रूप से। मानक रूप से कंपेयर करो कि अकेला मान सी है और जो अक्स के पास मान है वो किस अक्स स्क्वायर के पास ए का मान है। तो इस प्रकार से ये दोनों मान मैंने बताया कि इनके बारे में। फिर मैंने कहा कि दोनों मूल एक प्रकार की प्रकृति भी दिखाते हैं, प्रवृत्ति होती है उनकी। कैसी, कि वो समान आएंगे, अलग अलग आएंगे, वास्तविक आएंगे, काल्पनिक आएंगे, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। श्रीधराचार्य सूत्र में अंडर रूट के अंदर कहीं ना कहीं बी स्क्वायर माइनस क्या आता है। मैंने कहा ये बी स्क्वायर और 4ac ही गड़बड़ करता है, इसको चेक कर लिया करो। ये बता देगा कि प्लस में मान आने देगा, 2 आने देगा, 1 आने देगा या आने ही नहीं देगा। क्लियर। तो अगर बी स्क्वायर जब जब भी बड़ा हो गया इस माइनस वाले मान से, तो आराम से घट जाएगा और कोई ना कोई मान आ जाएगा। जब कोई ना कोई मान आ जाएगा तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों असमान हो गए, समान नहीं हुए, क्या हुए, और वास्तविक हो गए। कैसे हो गए। फिर मैंने कहा कि अगर ये छोटा हो जाए तो माइनस का मान बड़ा हो गया, जब माइनस का बड़ा हो गया तो मान माइनस में आ गया। माइनस में अंडर रूट जब भी आता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये भी क्या हो गए, असमान। अलग अलग ही होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे, अलग अलग ही होंगे लेकिन कैसे होंगे, काल्पनिक। पिछले में भी अलग अलग ही थे लेकिन कैसे थे, वास्तविक। फिर मैंने कहा कि अगर ये दोनों मान ही बराबर हो जाएं तो मान तो 0 आ जाएगा अंदर से, और 0 का अंडर रूट 0। तो प्लस माइनस किसके लगाओगे जब आगे कुछ है ही नहीं, तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएं तो उन्हें भी हटा देंगे, उन्हें हटा देंगे तो मूल अलग अलग नहीं बनेंगे। जब अलग अलग नहीं बनेंगे तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर समान होंगे तो कोई अंडर रूट में माइनस में भी कहीं नहीं आ रहा, तो समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और वास्तविक होंगे समान होने की कंडीशन में समीकरण सदैव क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। समीकरण सदैव क्या होगी, पूर्ण वर्ग। अगला सवाल, क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, समीकरण है प्लस 3x कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के एक पूर्ण वर्ग समीकरण हो, एक पूर्ण वर्ग समीकरण हो, एक पूर्ण वर्ग समीकरण हो, पूर्ण वर्ग समीकरण हो, एक का मान ज्ञात, पूर्ण वर्ग समीकरण हो। अगर इसने इस समीकरण को पूर्ण वर्ग दे दिया, पूर्ण वर्ग कब होती है, जब मूल समान हो। जब मूल क्या हो, और मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर बराबर, ये कहना चाह रहा है कि आप इसमें लगाओ 20 कर लिया। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इतनी देर ये कह रहा था कि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाए, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाए तो ये वाला मान 0 आएगा, ये वाला मान क्या आएगा, बराबर हो गए दोनों मान तो घट के 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो ना प्लस रहेगा ना माइनस, तो दोनों मूल क्या हो गए, समान। और समान हो गए उस कंडीशन में समीकरण कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी। इस बार उल्टा दे दिया कि समीकरण पूर्ण वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके मूल क्या होंगे, समान। मूल क्या होंगे,
और मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac। तो इस सवाल में वो अगला ये चाह रहा है कि भाई साहब खुद लगाओ बी स्क्वायर बराबर 4ac करो तब मान आएगा। तो बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 4, ए का मान कितना 1, यहाँ 1 है, और सी का मान कितना के, तो के निकल जाएगा यहाँ से। बताओ यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4 एकम 4 के, तो 4 को नीचे ले जाओ के का मान बताने के लिए, बताओ क्या आ जाएगा 9 बटे, तो उत्तर आ गया। के का मान बताना था हमें, आ गया समझ में। जिसके पास मान रहता है वो नीचे जाएगा, के पास मान रहता है, के पास मान है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 2x बराबर 5 है, तो जिसके मान किसके पास है x के पास, तो इसका मतलब वो नीचे जाएगा। इस सवाल में नो के पास मान था या के पास, अगर मैं इस समीकरण में ये ना कहता कि पूर्ण वर्ग है, की जगह ये कह देता कि मूल समान है, तो भी हम यही करते। अगर दोनों मूल समान है तो भी, क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 4ac की कंडीशन में दोनों ही चीजें आती हैं, क्या, मूल समान होंगे और समीकरण पूर्ण वर्ग होगी। तो पूर्ण वर्ग दे दें चाहे मूल समान है, बी स्क्वायर बराबर 4ac करेंगे, ठीक। इनकी प्रैक्टिस करना, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्द ही इन्हें भूलने, आज आज तो आपके तरोताजा हैं, जाते हैं अक्सर 2-4 दिन। किसी भी चीज़ को रिवाइज अगर टाइम टू टाइम आप नहीं करोगे, किसी इंसान से 2-4 साल ना मिलो तो आपको उस देखी देखी लगती, नाम याद नहीं है, याद करते हैं आप बिना कोई, तो मतलब था ये, है ना, फिर बहुत जोर डालोगे ना दिमाग पे तब जाके याद आएगा। ऐसा ही किताबों के साथ है, इनमें से कोई बात अगर आप अभी रिवाइज बार बार रिवाइज कर लोगे तो काम बन जाएगा, नहीं कर पाओगे तो कार में इस पे सरकार बन गई। इसकी मार की थी। हम्म।
यदि 4x² प्लस kx प्लस 9 के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। ओनली k आना है। x के पास ही तो b होता है, के पास लिखा हुआ मान ही कौन होता है, b। ये अकेला k ही है। मूल बराबर है या समीकरण पूर्ण वर्ग है, उस कंडीशन में सदैव हम क्या चेक करते हैं, b² बराबर 4ac करना होता है। तो b का स्क्वायर मतलब k है, k का स्क्वायर। b का मान क्या है, k। क्या पता x के पास लिखा हुआ मान b होता है चिन्ह के साथ, तो प्लस का k है तो प्लस का k हो गया, स्क्वायर करना है तो k² बराबर 4। a का मान x की स्क्वायर के पास क्या है 4, और c अकेला मान ये रहा 9। यही है क्या? तो k² बराबर 9 चौक 36, 36 का 4 गुणा 144। बताओ किसका अंडर रूट 144 होता है, तो k का मान 12 आ गया। कर सकते हो इजीली। किस किस का सही था? एक आखिरी पॉइंट और बचता है, बाकी आज अपना अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लास्ट पॉइंट बचेगा वो 3-4 आपका मैथ। फलन नहीं, क्यूब वाले नहीं, यहीं से सवाल आते हैं। एक अभी हलों की संख्या वाले। अलजेब्रा होने को इतना बड़ा है टॉपिक कि मतलब मैं 15 दिन और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आपके है नहीं उतना। जब जो सिलेबस में ही उतना नहीं है तो क्यों उसको उतना डीप पढ़ना। हर चीज़ का एक दायरा होता है कि यहाँ तक के सवाल आते हैं। बस एक पॉइंट और है वो, देखो एक एक अपना अगला पॉइंट आता है हलों की संख्या। अगला पॉइंट आता है हलों की संख्या। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमने दो चरों वाले समीकरण लिखे थे क्या? लिखे थे। क्या लिखे थे हमने? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर एक समीकरण है तो बोलो, लिखवाया था मैंने। दो चरों वाले रेखिक समीकरण लिखवाए थे और सोल्व भी किए थे। इसमें x और y के मान भी निकाले थे हमने। फिर मैंने कहा था प्रतिस्थापन विधि से कर लो या विलोपन विधि से, एक को काट दो दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो समीकरण मानूं उसे मैं a2x प्लस b2y और प्लस बराबर जी, ये दो समीकरण ले लिए। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूँ तो ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होगा जी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया इस प्रकार से। एक समीकरण है तो a1 b1 c1 ले लेंगे, दो हैं तो दूसरी को a2 b2 c2 ले लेंगे, तीन है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये मान ले लिए हमने। दो चरों वाली हमारी रेखिक समीकरण है ये। दो चरों वाली कैसी समीकरण? रेखिक समीकरण। और इसके अंदर आपसे हलों की संख्या पूछता है। इसके अंदर किसकी संख्या पूछता है? हलों की संख्या। तो पहले इसके नियम पता होना बहुत जरूरी, याद रखना। इसमें जो a1 और b1 है ना, ये हमेशा किसी भी रेखा, कोई भी ये रेखिक समीकरण है, इसका मतलब रेखा को दिखा रही होगी। रेखिक समीकरण है, ये किसको दिखा रही होगी? रेखा को। कैसे? जैसे आपको कई बार ऐसा भी दे सकता है 2x प्लस 4y
+8 या -8 जो भी दे दे, आपको -8 दे दे, मान लो यहाँ पे -8 बराबर 0। ये एक समीकरण है, रेखा की समीकरण, दो चरों वाली रेखा की समीकरण। इसमें एक चर x है और एक चर y, दो चरों वाली क्या है, रेखा की समीकरण। इसका ग्राफीय निरूपण अगर आपको पता है, कैसा निरूपण, ग्राफीय। ग्राफ पर कैसे दिखाएं हम इसे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक रेखा की समीकरण है, अर्थात इससे एक लाइन बनेगी। इससे क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो, उससे x और y के मान आ जाएंगे आपके पास। कैसे आएंगे, सुनो। जैसे मान लो मैंने y को 0 रख दिया, माना y बराबर क्या रख दिया, 0। 0 रख दिया तो ये वाला पूरा ही मान क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसको 0 रख दिया तो 0 गुणा 4 क्या हो गया, 0। तो मैंने लिखा कि 2x - 8 बराबर 0 हो गया। 8 इधर आके किसका होगा, प्लस का, तो 2x बराबर क्या हो गया, 8। अब ये मान चाहे नीचे लाके काट दो, चाहे यहीं की यहीं काट दो, बताओ x का मान कितना आ गया, मेरे पास इससे x का मान 4 आ गया। अब सर y का कहाँ से निकालें, तो y के लिए x को 0 रखो, x को क्या रखें, तो मैंने तुरंत ऐसा किया कि x को 0 रख दिया। जब x को 0 रखा तो ये पूरा ही मान क्या हो गया, 0। तो मैंने तुरंत किया कि 0 + 4y - 8 बराबर क्या हो गया, 0। 8 इधर आके किसका होगा, प्लस का, तो 4y बराबर कितना आ गया, 8। 4 से 8 कितनी बार, 2 बार, तो y का मान कितना आ गया, 2। इसलिए मेरे पास x और y के मान आ गए। अब मैं इसको ग्राफ पर डिनोट कर दूंगा। ये वाली x कौन सी एक्सिस है, x, और ये वाली कौन सी, इसमें ये वाला बिंदु मूल बिंदु होता है, जिसे क्या बोलते हैं, 0,0। इसे क्या बोलते हैं, 0, पहले x का मान लिखा जाता है और फिर किसका, y का, पहले x का और फिर y का। तो आपसे ये कह दिया जाता है कई बार कि 4,2 से गुजरने वाली, 4,2 से गुजरने वाली रेखा बनाओ। किससे गुजरने वाली, 4, मतलब x में कितना जाना है, 4। तो इधर वाला मान सारा माइनस में होगा, इधर वाला प्लस में। ये दो संख्या रेखाएं हैं जिनको अपन ने 90 डिग्री पर रख दिया। मतलब यहां से चालू होगा 1 2 3, ऐसे ये चलेगा। इधर -1 -2 -3, ऐसे माइनस के अनंत तक जाएगा। ऐसे ही y में ऊपर प्लस में होगा 1 2 3 4, ऐसे नीचे माइनस में होगा -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो आप देखो कि x में कितना जाना है मुझे, 4। तो आप x में चले जाओ, इस x वाली रेखा पर 1 2 3 4, बोलो यहाँ चले गए हम x में 4। फिर y में कितना जाना है, 2, 1 और 2। तो इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाओ, इस 4 वाली को और इनको, इसका मतलब यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा जिससे वो रेखा गुजर रही होगी। क्लियर। तो आपसे कह दे कि मूल बिंदु से गुजरती हुई और इस 4,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण रेखा बनाओ। तो यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो कि यहाँ मूल बिंदु से गुजरने वाली और ये लो इस बिंदु से होकर ये। क्लियर है, इस प्रकार से। तो ये एक रेखा का समीकरण है आपके पास, ज्यादा ध्यान नहीं देना, केवल इतना समझना है कि ये एक हमारे पास ax + by + c किसका समीकरण है, रेखा का समीकरण। इसके अंदर जो ये आपके पास अभी मैंने बोला कि a1 a2 b1 b2, मतलब दोनों चरों के पास लिखा हुआ मान हमेशा रेखा की इस बात को दिखाता है कि ये कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये रेखा x एक्स से कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये इस चीज को दिखाता है। क्लियर। कोई भी रेखा अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 के बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखाएं बराबर कोण पर झुकी हुई हैं। किस पर झुकी हुई हैं, बराबर कोण पर। तो मैं यहां से आगे एक बार लेके चलता हूं, इसको मिटा रहा हूं, केवल समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी भी रेखा को अगर ड्रॉ करना है ग्राफ पर, तो एक बार x का मान 0 रख दो और एक बार y का मान 0 रख दो, जिससे हमारे पास x और y आ जाएंगे और फिर उससे अपन कोई भी बिंदु ड्रॉ दिखा सकते हैं और रेखा बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 रेखा की ढाल को दिखाते हैं। रेखा की किसको दिखाते हैं, ढाल। ढाल को गणितीय भाषा में प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता को दिखाते हैं। a1 a2 और b1 b2 प्रवणता को दर्शाते हैं कि वो रेखा, अब कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, आप कल को यहाँ पर कोई रेखा बना रहे हो, अब यहाँ पर कोई रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही हो, कितने डिग्री का, 45, तो दूसरी रेखा भी ऐसे साइड में से जाके 45 डिग्री का कोण बना सकती है। अर्थात बराबर कोणों वाली रेखाएं हमेशा समांतर रेखाएं होंगी। बराबर कोणों वाली रेखाएं हमेशा कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर, भाई एक जैसी दिखेंगी। ये जैसे जाएगी यही, ऐसा तो है नहीं ऊपर नीचे जाएगी। ये 45 डिग्री का कोण बना रही है तो ये भी कितना, 45। तो अगर a1 a2 बराबर b1 b2 है, इसका मतलब हमेशा याद रखना कि दोनों का कोण बराबर होगा। दोनों का कोण
बराबर होगा। ये कोई जरूरी नहीं है यहीं से ही जाए, यहां से भी जा सकती है, लेकिन रहेगी हमेशा समांतर। ये कोई जरूरी नहीं है यहीं से ही जाए, इसके ऊपर से भी जा सकती है, रेखा के ऊपर से। क्लियर है? रेखा के ऊपर से रेखा, याद रखना। तो आपके पास A1 A2 ने क्या दिखाया बताओ? रेखा की डालिया प्रवणता। तो बताओ समीकरण में और क्या बच गया? C1 C2 क्या बचा? C1 C2 मूल बिंदु से दूरी दिखाता है। C1 और C2 रेखा की किससे दूरी दिखाता है? मूल बिंदु जो मेन पॉइंट है बीच में 0,0 से रेखा की मूल बिंदु से दूरी दर्शाता। तो अगर C1 और C2 बराबर हो गए, दोनों C1 और C2 क्या है? बराबर, मतलब C1 रेखा कितनी दूर है इसको दिखाएगा, और C2 दूसरी रेखा कितनी दूर है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब रेखा ऊपर नीचे से गुजरेंगी। सही है क्या? अगर C1 और C2 उनकी मूल बिंदु से दूरी ही बराबर हो गई, तो रेखा एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। रेखा जितनी बार आपस में काटती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके हल होते हैं। एक बार काट दिया रेखा ने अगर दूसरी रेखा को, मतलब एक हल होगा। कितना हल होगा? जैसे हम रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे, उसमें किसी भी रेखा का कितना मान आ रहा था? एक। द्विघात समीकरण में 2, त्रिघात में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेखा अगर एक बार काट रही है तो उसका कितना मान होगा? एक। दो बार काट रही है तो, अगर खूब बार काट रही है, एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है, मतलब अनंत मान होंगे। कितने मान होंगे? अनंत मान होंगे। तो अभी कंडीशन बनाएंगे हम एक बार, आप केवल इतना नोट करो, ये वाला, ये डायग्राम मत बनाना, जितना लिखा है उतना नोट करो। दो समीकरण जानी रेखा की समीकरण। बेसिक समीकरण तो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर पहली रेखा है तो a1x b1y c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा है तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मेन काम x और y तो फिक्स है रेखा में, x और y फिक्स, केवल हम चेंजमेंट किसमें कर सकते हैं? a1 a2 b1 b2 और c1 और c2, इनमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर इनमें चेंजमेंट करें तो हमें यह भी पता है कि a1 a2 और b1 b2 रेखा की ढाल या प्रवणता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? ढाल या प्रवणता। रेखा कितनी झुकी हुई है इस चीज को दिखाते हैं। और C1 C2 किसको दिखाएंगे? रेखा की मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो नेक्स्ट आगे अगर अपन चलें इसमें, तो मैं ये कहूंगा कि कल को a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए, और बराबर c1/c2 आ जाए, तो ये दोनों चीजें तो किसको दिखाते हैं? प्रवणता को। प्रवणता बराबर होगी, प्रवणता क्या होगी? प्रवणता को। और ये किसे दिखाएगा? ये भी नोट कर दो। एक जगह प्रवणता को दिखाएंगे ये दोनों, और एक जगह। और प्रवणता अगर बराबर है और दूरी भी मूल बिंदु से बराबर है, तो ये दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग बताओ दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या है? बराबर। और दूरी भी क्या है? बराबर। इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से
बोलो क्लियर है क्या? वहीं से दूरी भी, मूल बिंदु से दूरी भी बराबर है और ढाल भी क्या है? बराबर। भाई हम ये तो सोच सकते थे कल को कि ये एक्स एक्स और वाई एक्स बन गई, तो ढाल तो दो अलग अलग रेखाओं का भी बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ रेखा बना दी 45 डिग्री पर, यहाँ बना दी 45 डिग्री पर, तो ढाल तो दो अलग अलग रेखाओं का भी बराबर हो सकता है। लेकिन मूल बिंदु से दूरी बराबर थोड़ी है, फिर यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारे पास बोल रखा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपकी ढाल भी बराबर है और मूल बिंदु से दूरी भी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर तो तभी हो सकती है जब रेखा एक दूसरे के ऊपर से गुजरे। बोलो क्लियर है क्या? तो इस कंडीशन में आप नीचे लिखेंगे, यदि, देखो, यदि प्रवणता बराबर होगी तो, यदि प्रवणता बराबर होगी तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। प्रवणता बराबर होगी तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, क्योंकि थीटा बराबर है। क्या बराबर है? थीटा, कोण बराबर है। ठीक है, थीटा को कोण लिख सकते हो, क्योंकि कोण बराबर है, क्योंकि कोण बराबर है, क्योंकि कोण बराबर है। ये लिखा हमने केस फर्स्ट, क्या आ गया हमारा? फर्स्ट। तीन केस बनेंगे इसके अंदर, तीन प्रकार के केस होंगे। दो रेखा की समीकरण हो गई, पहली a1x b1y प्लस c1 बराबर है 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। यदि उन दोनों से ऐसी कोई दो समीकरण हो जिनमें ये तीनों मान बराबर हों, जिनमें ये तीनों मान क्या हों? बराबर, तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, रेखाएं एक दूसरे के। और उसका ग्राफीय निरूपण मैं इस प्रकार से करूंगा, आपको भी बनाना है ये ग्राफ। ग्राफीय निरूपण मैं इस प्रकार से करूंगा आपके पास कि ऐसे कोई ग्राफ बन गया हमारे पास और कोई रेखा है हमारे पास, ये एक रेखा, तो इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरेगी। अगर कोई रेखा एक बार काटती है आपस में, तो बताओ कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन। क्लियर? दो बार काटे तो दो सॉल्यूशन। अब रेखा एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर रही है तो हर जगह सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो क्या मिलेगा? हर जगह सॉल्यूशन। इसका मतलब हर जगह सॉल्यूशन मिलेगा, इसे अनंत हल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब ऐसी कंडीशन अगर दो समीकरणों के साथ होती है तो उन दोनों रेखाओं के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। जैसे एग्जांपल लेके देखो, 2x प्लस 3y बराबर 4 दे दिया मैंने, और इसको डबल दे देता हूँ, 2 का 4x प्लस 6y बराबर 8, ये दे दिया मैंने। अब आपको एग्जाम में जब भी सवाल दिया हुआ आएगा, ये आएगा और आपसे पूछेगा बताओ दोनों रेखाओं के बारे में बताओ कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। अगर कितने हल होंगे तो आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करोगे तुरंत ही। रेखा दी हुई है तो उनके तुरंत ये मान चेक करोगे। तो बताओ a1/a2 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 4/8, और तुरंत देखोगे सर ये 1/2, ये भी 1/, और ये भी 1/। इसका मतलब तीनों चीजें बराबर हैं, तो रेखाएं, ये पहले वाली दोनों तो रेखा की प्रवणता को दिखाते हैं और ये मूल बिंदु से दूरी दिखाता है। तो अगर तीनों कंडीशन ये है तो रेखाएं एक दूसरी के ऊपर से गुजर रही हैं, और एक दूसरी के ऊपर से जब भी रेखाएं गुजरती हैं तो उसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। बोलो क्लियर? ऐसा सवाल आएगा, समझ में आया थोड़ा बहुत? इस प्रकार का सवाल आएगा, क्वेश्चन मैं भी करवा दूंगा, लेकिन अभी केवल आपको अनंत हल वाला लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और अनंत हल होंगे, कंडीशन में अनंत हल होंगे। क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा तीनों केस के। हाँ, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से निकलती हैं तो संपाती बोलते हैं इसे। अनंत हल होंगे और रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती, कोलिनियर बोलते हैं इसे। कोलिनियर यानी एक रेखा में, ठीक है, एक लाइन में संपाती होंगी। आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, मैं समझ सकता हूँ उसकी भावना कि इसमें थोड़ा जोर आएगा उसको समझने में। कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट तो उसको बार बार रिवीजन की जरूरत होगी। इसमें देखो आपकी भी गलती नहीं है, एक्स एक्स हमेशा एक्स, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ना मैथ की गलती है और ना टीचर की। टीचर केवल आपको बढ़िया से पढ़ा सकता है, आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टफनेस तो आती है इस टॉपिक।
लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ाने के बाद में दिक्कत नहीं होगी कोई। दो रेखाएं दी हुई हैं, तो रेखाएं दो चरों वाली होंगी। कैसी होंगी? दो चरों। दो चरों वाली का स्टैंडर्ड क्या हुआ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जी। अगर दो रेखाएं हैं तो A1 B1 C1 आ जाएगा एक में A2 B2 C2 आ जाएगा। फिर हम कैसे चेक करें सॉल्यूशन कितने होंगे? तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे, इन चीजों से चेक करेंगे। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब रेखा की प्रवणता भी बराबर है और रेखा की मूल बिंदु से दूरी भी बराबर। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं। ऊपर से गुजरने का मतलब कोलिनियर, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में होने का मतलब संपाती है। क्या है? संपाती। और अगर एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है तो एक बार भी टच हो गई, इसका मतलब एक एक सॉल्यूशन हो जाता है। एक बार क्रॉस करना भी कितना सॉल्यूशन हो जाता है? एक। तो जब एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है तो हर बिंदु पर सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लियर? हर बिंदु पर सॉल्यूशन मिल रहा है तो अनंत हल हो गए। कितने हल हो गए? अनंत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड आ गया अपना। A1 बटे A1 बटे बी। ये कहाँ से लाए हम? रेखा की समीकरण से। A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ से लाएंगे? रेखा की समीकरण जो दी हुई होगी उससे। जब चेक करेंगे तो हम ये पाएंगे अगले केस में, अगर ऐसा मिलता है आपके पास कि प्रवणता तो बराबर है, प्रवणता क्या है, लेकिन क्या बराबर नहीं है? दूरी बराबर नहीं है। इसका मतलब झुकी हुई तो बराबर कोण पर है, लेकिन ऊपर से नहीं गुजर रही, दूरी बराबर ही नहीं है। तो किससे नहीं गुजरेंगी? ऊपर से नहीं गुजरेंगी। तो ऊपर से नहीं गुजरेंगी तो दोनों रेखाएं अलग अलग गुजरेंगी। जैसे मान लो इस प्रकार से आपके पास कोई समीकरण बन गई और एक रेखा यहां कोई कोण बना रही है, तो ये दूरी, दोनों रेखाएं होंगी अलग अलग। तो ये कोई यहां से गुजर रही है तो कोई यहां से गुजर रही होगी। हो सकता है ये कोण है तो यही कोण। अब बताओ, दोनों की दूरी अलग अलग हो गई। इसकी C1 दूरी हो गई और इसकी दूरी क्या हो गई? C2। चलो, तो अब बताओ ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में काटेंगी क्या? ये तो एक दूसरे के एकदम एक ही कोण पर जा रही हैं। कितना ही आगे बढ़ा दो, ये हमेशा इसी प्रकार से जाएंगी। क्लियर? तो एक दूसरे की रेखाएं समांतर होंगी। ये रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी? रेखाएं समानांतर, समांतर कह सकते हैं या समानांतर। समांतर यानी पैरेलल। रेखाएं समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी तो जब काटती हैं तभी सॉल्यूशन मिलता है। क्या होने पर सॉल्यूशन मिलता है? काटने पर सॉल्यूशन मिलता है। तो काटेंगी क्या ये? तो इसका मतलब कोई हल नहीं। कोई हल, कोई हल नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस कंडीशन में कभी भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं, अगर ऐसा आ रहा है कभी। नोट कर दो। कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर होंगी। कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर। जैसे आपको देगा सवाल, एग्जामिनर क्या सवाल देगा? जैसे दे दिया 2x वाई बराबर 4, 4x बराबर 5। आपसे कह दिया बताओ इन रेखाओं से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इन रेखाओं के कितने हल होंगे। ठीक है, सोल्व करने पर तो आप क्या करोगे? A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करो। 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/5। आपने देखा कि ये तो 1/2 आ गया, ये भी कितना आ गया? 1/2। लेकिन ये आया क्या 1/2? नहीं, ये नहीं आया। इसका मतलब प्रवणताएं तो क्या हो गई? बराबर। और दूरी क्या हो गई? अलग अलग। तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं सदैव समांतर निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? और समांतर निकलेंगी तो काटेंगी नहीं, और जब भी नहीं काटती हैं तो कोई हल, कोई हल नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर? अब थर्ड केस बचता है अपना एक फाइनल, तीसरा केस। ये एग्जांपल मैं करवा दूंगा बाद में, अभी केवल समझाने के लिए नॉर्मली।
केस थर्ड बनता है, थर्ड केस में प्रवणता ही बराबर नहीं देता। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, प्रवणता ही बराबर ना हो, ही नहीं होगा, प्रवणता ही बराबर नहीं है तो इसी की तो बात ही क्या करें, ठीक है, दूरी तो अलग अलग हो जाए। मेन चीज प्रवणता का ही है, प्रवणता से ही सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। सी बराबर हो या ना हो इसमें मैटर ही नहीं करता। अभी देखना मैं लिख के बताऊंगा कि सी बराबर हो या ना हो, कोई मैटर, आप खुद कहोगे सर इससे सीखा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। देखो प्रवणता ही बराबर नहीं होगी, प्रवणता ही बराबर नहीं होने का मतलब ये हो गया कि ये तो एक्स एक्स हो गई और ये क्या हो गई वाई एक्स, तो एक तो अलग कोण पे जाएगी और एक अलग कोण पे, दोनों के कोण बराबर नहीं है। कोण बराबर नहीं है इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि एक तो इधर ऐसे कोण पर जा रही है, ठीक है, और एक आप कहोगे सर थोड़ा सा तिरछा भेज दो, तो तिरछा भेज दो, तो ये लो कितनी बार काटेगी, एक बार, केवल कितनी बार काटेगी, एक बार। कहीं ना कहीं अगर कोण अलग अलग हैं तो कहीं ना कहीं तो काटेंगे आगे चल के, चाहे पीछे जाके काट के आ जाओ एक बार, चाहे आगे, कहीं ना कहीं तो रेखाएं एक बार काटेंगी, क्लियर। चाहे यहां काटें, ये कोई सीधी रेखा जाएगी हमेशा, ऐसे लूप वाली रेखा कभी नहीं होगी, ध्यान। तो जैसे मान लो ये यहाँ काट रही है कहीं भी, ये दोनों, तो हमेशा याद रखना जब कभी भी किन्हीं रेखाओं का, तो अब क्या फर्क पड़ गया मूल बिंदु से ये कितनी दूर है, कहीं ना कहीं तो काटेगी ना। C1 C2 से क्या फर्क पड़ गया इस सवाल में, मैं ये कह दूंगा इसको, आप कहोगे सर हम तो यहाँ नहीं बनाना चाहते, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको आप इस प्रकार से बना दो, इस रेखा को कहीं ना कहीं एक रेखा यहाँ से गुजार दो और एक रेखा यहाँ से गुजार दो, क्लियर है क्या। तो मूल बिंदु से इसकी अलग C1 कर दी, इसकी C2 अलग कर दी, तो क्या फर्क पड़ गया, काटेगी कितनी बार, प्रवणता पर में डिपेंड करते हैं ये चीजें। अगर प्रवणता बराबर थी, दूरी भी बराबर थी, तो अनंत हल दे गई हमें। प्रवणता बराबर थी और दूरी अलग अलग तो समांतर चली गई। लेकिन प्रवणता ही दोनों एक साथ नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो कहीं ना कहीं काटेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार। इसका मतलब इसे एक हल, कितना हल मिलेगा, एक हल। इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है अद्वितीय हल, जिसका द्वितीय हल ना हो, अद्वितीय, समझ गए, अद्वितीय हल, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसे, अद्वितीय हल। अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको। इसलिए मुझे हमेशा टॉपिक को आपको पहले एक बार बेसिक समझाना पड़ता है। A1 A2 B1 B2 को मैं इतनी देर क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि वो बेसिक था, वो समझाना था, तभी आगे समझ में आएगा। मुझे पता था उस समय आप स्ट्रगल के पेज में थे, किसी को ये लग रहा था क्या कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसी से आगे की नींव, हमारी नींव मजबूत हुई, तो आगे समझ में आया कि सर ओवरऑल दो रेखाओं के समीकरण सवाल में दिए हुए होंगे, हमें केवल A1 A2 B1 B2 C1 C2 से डिसीजन लेना है। अगर सारे बराबर हैं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, ऊपर से गुजरेंगी तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। लेकिन अगर दूरियां बराबर हैं, दोनों रेखाएं, दूरी अलग अलग है लेकिन कोण बराबर है, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर गुजरेंगी। समांतर गुजरेंगी तो कोई हल नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हल कब मिलता है, जब रेखाएं काटती हैं, तो फिर एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, तब कब काट रही हैं, हर बिंदु पर काट रही हैं, हर बिंदु पर काट रही हैं, क्लियर। एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं तो हर बिंदु पर काटा हुआ माना जाएगा, हर बिंदु पर तो अनंत हल हो गए। जहां नहीं काट रही वहां कोई हल नहीं। फिर तीसरी कंडीशन बनी कि प्रवणताएं ही अलग अलग हो जाएं। C1 C2 यहां मैं लिख दूं, बराबर लिख दूं, चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बराबर लिख दो चाहे बराबर नोट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास हमेशा ऐसी कंडीशन में प्रवणताएं अलग अलग हो गई, और प्रवणताएं अलग अलग होगी तो रेखाएं केवल सिर्फ कितनी बार काटेंगी, एक बार। और एक बार काटने को यूनिक सॉल्यूशन एक हल या फिर अद्वितीय हल बोलो, क्लियर। मैं इसके कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, और उन क्वेश्चन से आपको चेक करके मुझे बताना है तीन ही प्रकार के उत्तर, केवल अनंत हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, क्लियर। निम्न प्रश्नों में रेखाओं के हलों की संख्या ज्ञात करो। निम्न प्रश्नों में रेखाओं के हलों की संख्या ज्ञात करो। निम्न प्रश्नों में रेखाओं के हलों की संख्या ज्ञात करो।
इन दोनों समीकरणों में आपको देख के बताना है कैसे हल होंगे इन। कर लिया होगा। देखो पहला सवाल, A1 बटे हमें किसको चेक करना रहता है, केवल A1 A2 B1 B2 और C1 C2। मैंने कंडीशन याद करवा दी, तीनों बराबर हैं तो अनंत हल होंगे, केवल प्रवणता बराबर है तो समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और अगर ये भी बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? एक ही हल होगा। केवल क्या होगा? एक हल। पहले में देखते हैं, 2/4 बराबर 6/8 बराबर 12/24। तो बताओ ये 1/2 गया क्या? ये 3/4 हो गया क्या? और ये हो गया 1/2। बताओ ये आपस में बराबर हैं क्या तीनों? नहीं, केवल पहला और तीसरा बराबर है। पहला और तीसरे से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। तीसरे से कोई मतलब है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब डाल ही अलग अलग हैं तो चाहे कितनी बराबर दूरी पर स्थित हो, लेकिन काटेंगी तो एक बार ही, काटेंगी तो एक बार। अगर इस प्रवणता से ही हम बता पाएंगे, अगर प्रवणता ही हमारी बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होगा, दोनों आपस में एक जगह कहीं ना कहीं काट देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। A1 A2 को देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है? एक। तो 1/3 है सर, बराबर 4/12 और बराबर 16/48। बताओ ये 1/3 से कट रहा है क्या? 1/3। ये भी 1 बटे, मतलब आप कह सकते हैं कि सर 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1 बटे। तो इन दोनों रेखाओं की ढाल भी बराबर है और मूल बिंदु से दूरी भी बराबर है। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही होंगी, संपाती होंगी, और ऊपर से गुजरती हैं तो हल अनंत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अनंत। क्लियर? कर लिया होगा सबने। एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और देता हूँ।
चेक करके बताओ कौन सी रेखाओं में कितने सॉल्यूशन होंगे। मैं हल के साथ साथ आप रेखाएं भी लिखा करो कि रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी। एक हल वाले में प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख देना, ठीक है। काट रही है ना तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ठीक है। अद्वितीय हल में वह रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इंश्योरेशन की शीट मिल गई आप लोगों को। करें, देखो में क्या होगा, 3/6 बराबर 7/14 और बराबर 2/6 में 1/3 आ गया क्या, या 1/2? 1/2 यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/3, तो ये तीसरे वाले मान बराबर नहीं है। तो माइंड में वो रखा करो कि क्या बराबर है और क्या बराबर नहीं है। प्रवणता बराबर है, क्या है, ढाल बराबर है, दोनों की बराबर ढाल पर है, लेकिन दूरी बराबर नहीं है। तो दूरी बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी आपस में। ढाल तो बराबर पर चलेंगी लेकिन दूरी बराबर नहीं है। मूल बिंदु से एक अलग दूरी पर है, दूसरी अलग दूरी पर। जब दूरी अलग अलग है तो ऊपर से तो गुजर नहीं सकती, ऊपर से तभी गुजरे जब दूरी बराबर हो। तो इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना है। ये कौन सी कंडीशन बन गई, समांतर रेखाओं वाली। और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं, समांतर रेखा। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, किस किस का सही था। नेक्स्ट, दूसरे में 4/16 बराबर -3/-12 चिन्ह समेत लेना है। क्यों, क्योंकि हमारे सूत्र में था a1x और b1y प्लस में था, तो इसमें माइनस दे दिया, इसका मतलब ये b माइनस का है। b किसका है, माइनस का। इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला देखो ना आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। कहीं भी माइनस है क्या, नहीं। अगर माइनस है इसका मतलब वो जो मान रखा है ना वो माइनस में रखा है। अगर कहीं माइनस सवाल में रेखा में दे दिया तो ये मान किसका है, माइनस का। तो अगर बी लेना है तो -3 लेना पड़ेगा, इसमें भी बी लेना है तो -12। वो बाद की बात है कि माइनस से माइनस कट गया, समझ गए। और बराबर 5/20। तो यहाँ से 1/4, फिर ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे वैसे, 1/4 और ये भी 1/, तो ये तो एक प्रकार से प्रवणता भी बराबर और दूरी भी, तो एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएंगी। इसका मतलब संपाती रेखाएं और अनंत हल, अनंत हल कोलिनियर लाइंस, संपाती रेखा।
नेक्स्ट तीसरे में आ जाओ। तो देखो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/, तो गड़बड़ हो गई, ये इधर वाले की बात हो गई है। तो एकदम प्रवणता बराबर और दूरी बराबर नहीं, मतलब रेखाएं समांतर। रेखाएं कैसी, पहले रेखा की बात कर लिया करो ताकि दिमाग में आ जाएगी हल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे संपाती थी मतलब ऊपर नीचे से गुजरेंगी तो अनंत हल, रेखाएं समांतर तो कोई हल नहीं, यहाँ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं आएगा। इसमें देखो 1/5 बराबर -1/-5, माइनस से माइनस कट गया, और ये भी 1/5, ये वो वाली कंडीशन बन गई, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, और संपाती होने के कारण इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। ठीक है, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 2/6 बराबर 3/8 बराबर 7/, ये तो कोई सा ही बराबर नहीं है, ये 1/3 आ जाएगा, है क्या बराबर नहीं। तो मतलब A1/A2 भी बराबर नहीं है किसके, B1/, और जब प्रवणता ही बराबर नहीं होती तो उस कंडीशन में तो केवल एक बार कटेंगे। कितनी बार कटेंगे, और एक बार कटने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। कैसा होगा, अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ थोड़ा टफ, क्योंकि अभी आपके आंसर आ गए, इनके आंसर आने नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर हम समय देते हैं, 2 घंटे की क्लास का आज हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमें पूरा समय मिला उसको पढ़ने के लिए और फिर क्वेश्चन करने के लिए। अब 1 घंटा मिलता है, उसमें 50 मिनट क्लास होती है, 50 मिनट में से मैं आपको थ्योरी बताता या क्वेश्चन कराता। ठीक, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन इन पर, रेखाएं लिख रहा हूँ मैं। रेखाएं हैं kx+3y, रेखाएं हैं kx+3y बराबर k-3। ये एक रेखा है 12x+ky बराबर k। ठीक है, के अनंत हल हो तो, अनंत हल होने का मतलब सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के अनंत हल हो तो के का मान बताओ, के अनंत हल हो तो के का मान बताओ, अनंत हल हो तो का मान बताओ। नेक्स्ट क्यों ले रहे हो, पास लिखा हुआ मान A1 होता है। देखो का मतलब अगर अनंत हल हैं तो ये कन्फर्म हो रहा होगा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/, ये कन्फर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है तभी अनंत हल होते हैं, ये होता है तभी क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अगले ने दे दिया अनंत हल है, इसका मतलब ये हो रहा होगा, और ये हो रहा होगा तो मान लिख देता हूँ। बताओ, एक अक्ष के पास k/12, k/12 बराबर 3/k। आगे लिखने की जरूरत नहीं, इसी को तिरछा गुणा करने से आंसर हो जाएगा। आगे वाला आप लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे तिरछा गुणा करें तो k गुणा k क्या हुआ, और 12×3 36। तो बताओ किसका स्क्वायर 36 होता है,
समझ गए? तीसरा मान आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दिया है तो कोई बात नहीं, बराबर में लिख सकते हो k-3/k। आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, इन दोनों को उठा के भी कर सकते हो, पहले तीसरे को उठा के बराबर करके भी कर सकते हो, किसी से ही कर सकते हो। मेरे को शुरू वाले दोनों से आंसर मिल गया तो इन्हीं से कर दो, ठीक है। जब भी तीन चीजें बराबर हैं तो किसी को भी बराबर कर सकते हो, पहली दूसरी से कर लो, दूसरी तीसरी से कर लो, चाहे पहली तीसरी से, हैं तो बराबर ही सारी आपस में, ठीक है। किसी भी मान को हम बराबर रखें। किसी को फिर भी कोई डाउट रह गया है तो दोबारा पूछ लेना, डाउट वाली ऐसी कोई बात है नहीं, नहीं ओनली एक। देखो एक आखिरी सवाल, आज की क्लास का मान लो चाहे अलजेब्रा का मान लो, आखिरी क्वेश्चन आप मुझे समीकरण लिखना, के एक्स प्लस 3y बराबर 6, एक्स प्लस 3, ये किसकी समीकरण है? रेखा की समीकरण है। किसकी समीकरण है? एक रेखा की, लाइन की समीकरण है ये एक, ठीक। तथा 2x प्लस वाई बराबर 10, 2x का केवल एक हल हो, का केवल एक हल हो, यूनिक सॉल्यूशन है, का केवल एक हल हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? का केवल एक हल हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? चार ऑप्शन दे दिए, का केवल एक हल हो तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? क्लियर है? अगर केवल एक हल होता है तो वो कंडीशन होती है कि प्रवणता बराबर नहीं होगी। क्या बराबर नहीं होगी? प्रवणता बराबर नहीं होगी, ढाल बराबर नहीं होगी। तो बताओ a1/a2, a1 का मान x के पास है, क्या है k, a2 का मान 2, बराबर नहीं होगा b2 का मान b1 का 3 और b2 का y के पास कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है तो 1। अब बताओ यहाँ k से तिरछा गुणा कर दिया, k गुणा 1 क्या हुआ, k बराबर नोट 3 दूनी, k 6 नहीं होना चाहिए, k क्या नहीं होना चाहिए, ये सत्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तय हो गया तो फिर प्रवणता बराबर हो जाएगी, प्रवणता बराबर हो जाएगी तो फिर हल ज़्यादा हो जाएंगे या कोई हल नहीं होगा, दोनों कंडीशन बन। चलो क्लियर, ये आपका एलिमेंट आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार टीवी क्लास को हम एक बार यहाँ से चालू किया था। आज खूब पढ़ लिया वैसे हमने, है आपने भी खूब पढ़ा। देखो विकास समीकरण का मानक रूप क्या होगा, एक्स इस बराबर है, मेरे हिसाब से शायद इसको नहीं बोलोगे आप कभी, इतना बोल दिया मैंने इसको। इसमें मान आएंगे तो दो मान आएंगे, कितने मान आएंगे, दो। मान को ही मूल बोलते हैं, मान को ही। अगर दोनों को जोड़ दें तो -b/a से निकाल लो सीधा, मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा समीकरण के पास जाओ और देखो कि x के पास b का मान और x² के पास a का मान, चिन्ह सहित आप लिखोगे तो -b/a से उनका योग हो जाएगा, जो लास्ट में उत्तर आएगा उसका।
और दोनों का गुणा करना है हमें, तो समीकरण के पास जाओ और क्या पूछो, c बटे अकेला मान c का और x स्क्वायर के पास a का, दोनों को बटे में ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मूलों की प्रवृत्ति पढ़ी, मूलों की प्रवृत्ति, और मूलों की प्रवृत्ति के अंदर हमने जाना कि जो द्विघात समीकरण में जो सूत्र था उसके अंदर ये अंडर रूट वाली बात ही तय कर रही थी कि प्रवृत्ति कैसी होगी। ये अंडर रूट वाली बात कैसे तय कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर बी स्क्वायर और 4ac लिखा हुआ था, बी स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर बड़ा हो जाता है 4ac से तो मान पॉजिटिव में आ जाएगा, अंडर रूट में किस में आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस में मान आ जाएगा, और अगर प्लस में मान आ गया तो एक मान प्लस में और एक मान माइनस में, दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे, असमान और, लेकिन अगर ये मान छोटा पड़ गया किससे, 4ac से, तो माइनस वाला मान बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला मान अंडर रूट में माइनस में आ जाएगा, और अंडर रूट में माइनस का मतलब काल्पनिक है, क्या है, लेकिन है तो दो, काल्पनिक है लेकिन है तो दो, एक प्लस में और एक, तो इसका मतलब दोनों मूल असमान होंगे, और कैसे होंगे, लेकिन तीसरी कंडीशन में अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो यहाँ से जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, हटा दो, कुछ जोड़ना ही नहीं है तो हटा दिया, हटा दिया तो मूल समान होंगे, मूल क्या हो गए, लेकिन है कैसे, वास्तविक, काल्पनिक कुछ है ही नहीं, तो वास्तविक है, वास्तविक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब भी मूल समान हो तो हमेशा समीकरण सदैव क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, पूर्ण वर्ग होगी। फिर ये हमने कुछ उदाहरण किए जिसमें आपने बी स्क्वायर और 4ac को चेक करके बताया कि सर ये कैसी है, ये मूल कैसे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट में भी हमने वही किया, मूल समान और वास्तविक पूर्ण वर्ग वाले सवाल। फिर यहाँ क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, ईवीएम के बारे में बताया था क्या, वीवीपैट के बारे में, ठीक है। यहाँ हमने के का मान निकालना, अगर आपको खुद से दे दे कि मूल वो समान होंगे, मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac, तो खुद से के का मान निकालना हमने यहाँ सुनिश्चित किया। नेक्स्ट, हलों की संख्या, हलों की संख्या में रेखाओं की दो समीकरण होती हैं, रेखा की समीकरण वास्तव में तो ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है, लेकिन दो है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 लगा देते हैं। अब हलों की संख्या में तीन प्रकार के केस बनते हैं। पहला केस हमारा ये बनेगा जिसमें सारी चीजें बराबर हों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, पहली वाली चीजें प्रवणता दिखाती है और बाद वाली मूल बिंदु से दूरी दिखाती है। अगर ये सारी ही चीजें बराबर हैं तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, और ऊपर से गुजरेंगी तो संपाती होंगी और अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि प्रवणता तो बराबर है लेकिन मूल बिंदु से दूरी अलग अलग है। अगर प्रवणता बराबर है और दूरी अलग अलग है तो रेखाएं समांतर निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, समांतर निकलेंगी, और आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं, और नहीं काटती हैं तो इसका मतलब कोई हल, एक बार काटना एक सॉल्यूशन देता है, आपस में ऊपर से गुजर रही थी तो अनंत सॉल्यूशन थे हमारे पास, ठीक है। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। फिर हमने जाना तीसरा केस, अगर प्रवणता भी बराबर नहीं हो तो C1 C2 की तो बात ही छोड़ दो, चाहे वो बराबर हो नहीं हो मैटर ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोण भी उक चूक बन गए तो हमेशा कहीं ना कहीं एक बार काट देंगे, कहीं ना कहीं एक बार, और एक बार काटने को एक हल या अद्वितीय सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर, के बाद में हमने कर लिए, आज के लिए इतना ही करते हैं।